तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां थाना देवगांव क्षेत्र में हुई 22 वर्षीय दिशा मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से न्याय की मांग तेज कर दी है। मृतका के पिता सुरेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं निष्पक्ष जाँच की मांग की है। पीड़ित पिता के अनुसार आपको बता दें कि सुरेंद्र मिश्रा निवासी ग्राम नंदाव थाना सरायमीर की इकलौती बेटी दिशा मिश्रा की 19 अक्टूबर 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। पीड़ित पिता का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी पुत्री की हत्या की गई। मामले में थाना देवगांव में मुकदमा संख्या 386/2025 धारा 498 304 बी 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने बताया कि कुल 11 नामजद अभियुक्तों में से अब तक केवल 2 में अमित पांडे और घनश्याम पांडे को ही गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के दौरान राधेश्याम पांडे और छत्रा पांडे को स्थगन आदेश स्टे मिला है, जबकि शेष 7 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित को लगातार जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। सुरेंद्र मिश्रा द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार बेटी का शव घर के बाहर तख्त पर मिला था और पोस्टमार्टम में गले पर निशान भी पाए गए थे, जो स्पष्ट रूप से हत्या की ओर इशारा करते हैं। परिजनों का आरोप है कि विवेचक लगातार मामले की आत्महत्या की दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ सही व्यवहार भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीड़ित का मोबाइल नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के 47 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस द्वारा शेष आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों में गहरा आक्रोश है। पीड़ित पिता ने जनसुनवाई में उपस्थित होकर एसएसपी से निष्पक्ष जांच कराने और सभी फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पीड़ित पिता ने मांग किया है कि शेष नामजद अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी, निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच एवं विवेचक बदलने की भी मांग की है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन के साथ परिवार ने एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां भी प्रशासन को सौंपी है। पीड़ित का कहना है कि उन्हें न्याय मिलने तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि मामले की जाँच पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। सर, अपना परिचय बताइए। जी, सबसे पहले हमारा परिचय, मैं सुरेंद्र मिश्रा हूँ, थाना सरायमीर का रहने वाला। मेरी बेटी की शादी देवगांव थाना में लालगंज एरिया में खुरसू गांव पड़ता है, वहाँ पे हुई थी और दहेज के वजह से हत्या कर दी मेरी बेटी की। आज करीब 50 दिन हो गया, 19 अक्टूबर को हत्या हुई। मैं दर बदर भटक रहा हूँ, सीओ से लेके एसपी, कप्तान साहब, आज डीएम साहब, सबके पास आ रहा हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। और विवेचक जो विवेचना कर रहे हैं सीओ भूपेश पांडे, मैं उनके विवेचना से जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूँ। अगर कुछ परसेंट भी मैं संतुष्ट होता तो मैं मान लेता, एकदम संतुष्ट नहीं हूँ। और मेरी मांग है कि या तो एसआईटी बनाई जाए, नहीं तो सीबीआई जांच कराई जाए। नहीं तो क्या है कि भूपेश पांडे जी तथ्यों को मिटाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहते हैं, जबकि क्लियरली हत्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से। और काफ़ी चीज़ों को वो छुपा रहे हैं, मेरे बयान को सुन ही नहीं रहे कुल मिला के। तो मैं कहूँ तो क्या कहूँ। अब शादी हुई थी 4 दिसंबर 2024, करीब 11 महीना पहले। और दहेज हमने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा दिया था। हमने बुलेट गाड़ी दी थी, हाई फाई फर्नीचर वगैरह दिया था, जिसे लोग उपहार कहते हैं। हमने करीब 22 से 25 लाख रुपए खर्चा किया शादी में। उसके बाद भी उनकी दहेज की डिमांड थी। फिर हमने उनको बीच बीच में 2 लाख रुपए एक बार दिया, फिर कुछ मांगे दिया। उनकी ज्वेलरी की मांग थी, 5-7 गहने जैसे, जो 3-4 लाख के आसपास आते। मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं लोन वगैरह लेके ज़मीन पे या ज़मीन बेच के दे दूंगा। लेकिन मैं उनको बोला था दिवाली बाद देने के लिए, वो दिवाली से पहले चाह रहे थे। व्यवस्था हमारे पास नहीं हो पाई और उन्होंने दिवाली से पहले मेरी बेटी को ही मार दिया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। परिवार उनका ज्वाइंट फैमिली है, 18 से 20 लोग हैं। लेकिन उस दिन मौके पे 11 लोग थे और जब घर के अंदर हत्या हुई है तो मैं 11 लोगों जो मौके पे थे सबका हमने नाम डाला। लेकिन जो मुख्य हत्यारे हैं उनको सीओ साहब बचा रहे हैं। मैं खुला आरोप लगाता हूं कि रिश्वत लेके बचा रहे हैं। मेरे ही दिए हुए जो जेवर को बेचा जा रहा है, बेच के उसी पैसे की रिश्वत दी जा रही है और हत्यारों को बचाया जा रहा है। पति को और एक चाचा को, 2 लोगों को खाली गिरफ्तार करके और खाना पूर्ति की गई है। और आज मुझे जहाँ तक मालूम पड़ा कि चार्जशीट भी दे दी गई। 2 लोगों का स्थगन दिखाया गया है हाई कोर्ट से। यह स्थगन सिर्फ सीओ की मेहरबानी से हुआ, क्योंकि ये दोनों घर छोड़ के भागे नहीं थे, घर पे ही थे। तो 25 दिन सीओ साहब इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किए? जब स्थगन आ गया उस दिन सीओ साहब इनको बुलाते हैं और छोड़ देते हैं, बोलते हैं इनका तो स्थगन है। तो पूरी तरह लिपापोती हो रही, बाकी 7 हत्यारे घूम रहे हैं। मुझे रात को 11 बजे मेरी पत्नी के द्वारा, जो मेरे बगल में खड़ी हैं, ये गुजरात में रहती हैं,
और मैं भी वहीं रहता हूँ, लेकिन मैं उस समय घर पे था। इनके द्वारा फ़ोन आया कि बिटिया की तबीयत खराब है, रात को 11 बजे। तो मैं पता करने लगा तो मुझे बताया गया पाइल्स हुई है और इलाज कराने के लिए हम रमाबेन जा रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं था। मेरी बिटिया को 6 बजे ये लोग मार चुके थे। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम थी तो पोस्टमार्टम में आना चाहिए। मुझे बताया गया पाइल्स है, गाँव वालों को बताया गया पॉइजन खा ली। हकीकत ये है कि एंटीमोर्टम हैंगिंग दिखाया जा रहा है। अब उसको सीओ साहब कह रहे हैं कि आत्महत्या है। मैं बोला आत्महत्या कैसे हो गई? अगर पूरा परिवार ही झूठ बोल रहा है और परिवार 50 दिन से फरार है तो आत्महत्या तो हो नहीं सकती, हत्या है, इसलिए सब फरार हैं। और सीओ साहब क्या कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ पैसे पे बिक रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस पे सीबीआई जांच हो और सीओ साहब से तुरंत ये मुकदमा लेकर किसी उच्च अधिकारी को दिया जाए जो जांच करे। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तो एसआईटी जांच करे, नहीं तो मेरी तो सीधा सीधा मांग है सीबीआई जांच करे और मुझे न्याय दिलाए। मैं जिलाधिकारी जी के पास आज तीसरी बार आया हूँ और बदकिस्मती से जिलाधिकारी साहब हमसे कभी नहीं मिले। आज भी मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, अभी मिल के आया हूँ, लेकिन वो नहीं मिले हैं। उनके असिस्टेंट जो सामने रहते हैं, जो भी उनको बोला जाता है, सीआर सीओआर जो भी हैं, वो मिलते हैं। कप्तान साहब के पास मैं तीसरी बार आज गया। 24 अक्टूबर को गया था, 5 तारीख को गया, मिले नहीं। आज हमसे मिले, लेकिन उन्होंने भी कुछ अच्छी बात तो उतनी नहीं की। मुझे एसपी साहब के पास भेजा। एसपी साहब से मेरी बात हुई, एसपी साहब की बात मुझे भी समझ में आई और वो भी मेरी बात को समझे, लेकिन वो मजबूर हैं। कह रहे हैं 50 दिन हो चुका है, अब जो तथ्य हैं मैं इसी आधार पर बोल सकता हूँ क्या क्या हुआ है, जबकि तथ्य को काफ़ी हद तक मिटाया गया है। लेकिन अगर अभी भी जांच कराई जाए तो सारे तथ्य वहाँ पे मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा आरोप मेरा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या के बाद वहाँ पर बेटी के जो जेवर थे नियर अबाउट 7-7.5 लाख के, उन्हें लॉकअप में बंद करके वहाँ के चौकी इंचार्ज को, जो मौके पे थे, जिन्होंने मुझे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दी पेपर वर्क करके, नाम तो उनका नहीं बता पाऊँ, कोई गौड़ करके थे, जो भी होंगे, उनको मैंने चाबी दी। और अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि वो सारे गहने बेचकर वो अपराधी अपने बचाव में पैसा यूज कर गए हैं। अगर पुलिस सच में अच्छा काम कर रही है तो सारा काम छोड़ के पुलिस खाली मुझे ये बता दे कि चाबी कहाँ है और वो गहने क्या अभी तक लॉकअप में हैं। अगर लॉकर में गहने नहीं हैं और गहने बिक गए हैं तो पुलिस सीधी सीधी हत्या को आत्महत्या बताने में संलिप्त है। मैं पूरा आरोप लगा रहा हूँ खुला। आप 11 अभियुक्तों में से सनी, विशाल और अरविंद, इन तीनों को, लक्की करके एक लड़की है, इन चारों को आप गिरफ्तार कर लो। इन चारों के ऊपर जो भी आपको जो थर्ड फोर्थ जो भी डिग्री लगानी लगाओ। ये मेन हत्यारे हैं। आप जांच से भटक रहे हो, मुझे भटकाया जा रहा है जानबूझकर, इन्हें बचाया जा रहा है। हाँ मैडम, अपना परिचय बताइए। किरण सुरेंद्र मिश्रा, कहाँ के रहने वाली है? महाराजपुर नंदा, थाना कौन सा लगता है? सरायमीर। क्या मामला है कि डीएम ऑफिस एसपी ऑफिस है? मामला यही है कि हत्यारों को सजा दिलवाया जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी लड़की से रात को हमेशा बात करके खाना खा के तभी सोती थी। उस दिन 9:03 पे अपनी लड़की से मैं बात करने के लिए कॉल की, लेकिन उसका कॉल नहीं उठाया। 9:03 से लेकर 10:30 बजे तक मैं कॉल करती रही। मुझे गुस्सा आ रहा था कि अभी तक लड़की कॉल क्यों नहीं उठा रही है। सब तो खाना वाना खा लिए होंगे, अब तो सोने गई होगी लड़की। उसका फ़ोन नहीं उठा। फिर कुछ देर बाद सनी नाम का लड़का है, उसका देवर है, चाचा का लड़का, वो कॉल करता है कि भाभी का तबीयत खराब है, मैं लालगंज लेके जा रहा हूँ। तुरंत मैं अपने आदमी को कॉल की कि दिशा का तबीयत खराब है, पूछो क्या हुआ है। इन्होंने अपना पूछे उसके चाचा ससुर से, इन लोगों में क्या बात हुई ये लोग जाने। और उसके बाद फिर मैं कॉल की सनी को, कॉल की, मैं बोली कि अब कहाँ है, तो बोला कि बोतल चढ़ रहा है। मैं बोली बोतल चढ़ रहा है, मैं सोची कि ऐसे नॉर्मली हल्का फुल्का पेट में दर्द वर्द होगा, ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं नहीं कुछ बोली। फिर कुछ देर के बाद मैं कॉल की तो बोला कि हम यहाँ का डॉक्टर जवाब दे दिया है लालगंज का, हम लोग बनारस लेके जा रहे हैं। तो मैं बोली लगता है कि उसका ज़्यादा सीरियस हो गया तबीयत। फिर मैं इनको कॉल की, ये बोले कि उसका इलाज कराओ, जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर मैं उसके पास कॉल की, सनी के पास, मैं बोली कि मेरी बेटी का सिर्फ आवाज़ सुना दो। तो बोला कि अभी होश में नहीं है, सिर्फ हूँ हूँ कर रही है। मैं बोली उतना ही आवाज़ सुना दो। वो आवाज़ वो फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद वो बेटी की आवाज़ सुनाई कि जब मेरी बेटी का मौत 5 बजे 6 बजे ही हो गया था, तो वो आवाज़ किसका था?
ऊ जो आवाज जो बोल रहा था वो किसका आवाज था? जब मेरी बेटी का शाम को ही देहांत हो गया था, मुझे ये चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कि हम लोग आए थे तो डॉक्टर ने मना किया था पूड़ी उड़ी नहीं खाने के लिए, पाइल्स हुआ है और भाभी नहीं मानी और पूड़ी बना के खा ली। मैं ये बोल रही हूँ कि जो मेरे लड़के 4 किलो घी मेरे घर पे रखा हुआ था, महीना भर नहीं चलने दी, 5 लीटर का तेल 10 दिन नहीं चलने देती थी, 2 पूड़ी खा के मर जाएगी लड़की? ये बताइए, 2 पूड़ी खा के लड़की मर जाएगी? और उसको पाइल्स हुआ था तो मुझे क्यों नहीं पता था कि उसको पाइल्स हुआ है? क्योंकि हर बात मुझसे लड़की बताती थी, कुछ भी नहीं छिपाती थी। मतलब झूठा आरोप है पाइल्स का। हाँ, कुछ नहीं छिपाती थी। उसके बाद मेरी लड़की आई थी यहाँ पे हमारे पास, उसको मैं जो शादी में गहना नहीं दे पाई वो मैं इस बार उसको गहना दी। उसके नहीं, हाँ, शादी के बाद भी गहना मैं दी, गहना दी, कान का दी, नाक का दी, करधन दी, पायल दी। मतलब अब तक कितने लाखों का जेवर दे चुकी है? देखिए मेरा पुराना गहना था, अब पुराने गहने का क्या है कीमत, अब आजकल के महंगाई के हिसाब से आप देख लीजिए। उसके मतलब बाद कितने थान दिए होंगे? हाँ, इतना तक को तो गहना दिए हम। 7 साढ़े 7 लाख। हाँ, मेरा गहना था, कोई हल्लू पादर गहना नहीं था मेरा। और उसके बाद मेरी लड़की बोली कि मम्मी मेरी सास बोल रही हैं कि अपने मम्मी से कान का झुमका मांग लो। फिर मैं बोली अच्छा ठीक है बेटा, एक ही तो मेरी लड़की है, धीरे धीरे मैं तुझे सब कुछ दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी शादी करके उठी हूँ। कुछ दिन बाद बोलती हैं मम्मी, मेरी सास बोलती हैं कि अपने मम्मी से गले में चैन मांग लो। मैं बोली अच्छा ऐसा बात है, तो मैं अपने आदमी को भेजी थी सोनार के पास कि मैं करवा चौथ था, मैं बोली कि करवा चौथ बेटा करना है। अब पहली बात तो उसकी सास कोई त्योहार करने नहीं देती थी, 9 दिन का नवरात्र करने के लिए बोली, वो भी मना। के बाद मैं भेजी थी, उसके बाद एक गए भी थे सोनार के पास, लेकिन सोनार के पिताजी, लड़के के पिताजी नहीं थे, 2-4 दिन के लिए बाहर कहीं गए थे, इसलिए नहीं हम दे पाए। मैं बोली आज न बिहान तो हमको देना ही है तो देना ही है। तो मैं बोली अपनी लड़की को चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर आज नहीं दे पा रही हूँ कि दोबारा मेरे पास आना, मैं वो भी मैं दे दूंगी। बोली ठीक है मम्मी। और उसके बाद उन लोगों ने क्या, उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना इनके पति इनके पति रहते थे सूरत, पहले नोएडा थे, बोलते थे सब लोग कमा रहे हैं, कमा धमा कुछ नहीं रहा था, बेवड़ा था एक नंबर का। और ये सब हम लोगों से छिपाया गया था, पीता खाता था। अच्छा, मतलब शादी से पहले छुपाया गया था। हाँ, शादी से पहले छिपाया गया था। उसके बाद मेरी लड़की गई, बोली कि मम्मी ये दारू पीते हैं। मैं बोली कि दारू पीते हैं? तो फिर मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मी, वो दोस्त लोग थे वहाँ पे, वो लोग पी रहे थे और इनको जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन ये पिए नहीं, बस कपड़े पे छिट्टा उट्टा पड़ गया था। क्योंकि मेरी लड़की भी जानती थी कि अगर मम्मी पापा सुनेंगे तो उनको गुस्सा आएगा। जब लड़के एक्सपायर किया आपकी लड़की, उसमें इनके पति कहाँ थे? उनके पति यहाँ पे तो नहीं थे, यहाँ पे इनके पति नहीं थे, सूरत में था। उस समय उनके पति सूरत में थे और हमने जब FIR कराया तो मुझे बोला गया कि हत्यारों को पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी क्या पति को पकड़ लिए और चचेरे ससुर को पकड़ लिए। ये दोनों, पति शामिल हो सकता है, पति प्लानिंग कर सकता है, जो चचेरे ससुर हैं वो प्लानिंग वाले हैं, वो दहेज के लिए उनको प्रताड़ित मतलब सजा दी जाए। हत्या जिन 2 देवरों ने की है, सनी और विशाल करके हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही जो हत्यारे हैं? मेरी मेन मांग ये है। क्योंकि वो लोग छठ पूजा को आने वाले थे, उनके 2 देवर छठ पूजा को आने वाले थे, वो लोग पहले ही आए। तो मेरी लड़की बोली मम्मी ये दोनों देवर आए हैं और दीपावली मनाने के लिए, लेकिन ये लोग तो छठ पूजा में आने वाले थे। तो मैं बोली कि हो सकता है दीपावली तो मनाने के लिए दूर दूर से सब लोग आ जाते हैं, हो सकता है दीपावली मनाने के लिए आए होंगे। ये बनारस में। अब वो क्या करते हैं, अब वही सबको, हमको क्या पता। उसके बाद जिस दिन मेरी बेटी का हत्या हुआ उसके 1 दिन पहले ही दोनों देवर आए थे, और उसी देवर में से कॉल किया कि हाँ ऐसा ऐसा हाल है लड़की का। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो जो मेरी लड़की को मारे हैं उसको फांसी की सजा हो, उसको सजा दिलवाने के लिए आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।